हालांकि मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी बिल्कुल। जी, अभी किसी ने हैंड रेज किया था, अगर बहुत बहुत इमरजेंसी हो तो बता दीजिए कि आपने क्यों हैंड रेज किया, वरना हम आखिर में आपके सवाल लेंगे। मैडम असल में वो सर का आवाज नहीं आ रही थी। जी जी आएगी, सर की आवाज आएगी और फिर सर की ही आवाज आएगी, तो थोड़ा सा बस आपने मुझे सुनना पड़ेगा, मजबूरी है ये। उसके बाद फिर सर की आवाज सुनेंगे आप। 9:03 हो चुके हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा सिद्दीकी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि पहले तो आप लोग सब उम्मीद खैरियत से होंगे, और अभी इन दिनों जैसा कि हम सैयारों को साथ आसमान पर देख रहे हैं आजकल, और यकीनन ये एक दिलकश और यादगार मंजर है, तो आप लोगों को यकीनन ये तजुर्बा अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर में अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर बताएं। सैयारों को अलग अलग देखना एक अलग तजुर्बा है, लेकिन एक ही रात एक ही वक्त में आप अपना सर उठाएं और सैयारों को वन बाय वन देखते जाएं, तो ये एक दिलकश नज़ारा और बड़ा खूबसूरत महसूस होता है। इससे आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस बारे में ज़रूर बताएं। तो हम चलते हैं जिस मकसद से हम यहाँ मौजूद हैं। सर वाकई के पिछले लेक्चर की जो सीरीज हमने गैर ज़रूरी ज़िंदगी की तलाश पे सुनी, उस पर बातचीत हुई, बेहद मालूमाती और दिलचस्प रही। सर वाकई ने हमें बहुत सी दिलचस्प मालूमात फराहम की, जिसने हमारी सोच के नए दरवाजे खोल दिए। तो आज हम एक बिल्कुल नई और पुरजोश सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ब्लैक होल, कायनात के पुरस्कार दरवाजे। ये सीरीज हमें कायनात के इन हैरत अंगेज राजों की तरफ लेकर जाएगी, जिन्हें जानने के लिए साइंसदान कई दहाइयों से तहकीक कर रहे हैं कि क्या ब्लैक होल्स वाकई एक दरवाज़ा है जो हमें दूसरी कायनातों तक ले जा सकते हैं, या ये महज कायनात की सबसे ताकतवर और तबाह कर देने वाली कुव्वत है। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ हमें आज सर अपने पहले लेक्चर में बताएंगे। तो चलते हैं सर बाकर की तरफ इस इल्मी सफ़र का आगाज़ करने के लिए बगैर किसी ताक़ीद के। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम, माइक आपके पास है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, हम ब्लैक होल्स के हवाले से बात करना शुरू करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं आपको एक 5 मिनट लूँगा। एक पहले आपको ये समझाना है सारे व्यूअर्स को कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, वो टॉपिक है कहाँ और हम कहाँ हैं, और ये कुछ बातें जो है ये वाज़ेह होना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। बस यहाँ से बात शुरू करते हैं जी। कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा ज़िद करना शुरू कर देता है, जी मैंने गाड़ी चलानी है या मोटरसाइकिल चलाना है। छोटा बच्चा, लाइक 7, 8, 9 साल का बच्चा, मैंने मोटरसाइकिल या गाड़ी चलानी है, अपने वालिद से ज़िद करता है या अपने किसी बड़े से, और बड़ा ये जानता है कि उस बच्चे को फ़िलहाल मोटरसाइकिल या गाड़ी हैंडल करना नहीं आती है। फिर भी अगर आप उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटा बड़े हो जाओगे तो फिर चला लेना या कुछ वक्त रुक जाओ, तो वो नाराज़ हो जाता है या वो अजीब रिटेलिएट करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि नहीं जी, मुझे मना क्यों किया जा रहा है, पता नहीं शायद मैं चला सकता हूँ और ये मुझे चलाने नहीं दे रहे हैं। और अगर आप उसको फिर भी चलाने दें तो वो फिर गिर जाता है, डेफिनेटली वो गिरेगा और अपने आप को ज़ख्मी करेगा। तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि हम सब जो हैं, हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब जो हैं, हम सब ये जानना चाहते हैं कि जी ब्लैक होल्स क्या हैं, और सीधा ब्लैक होल्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। यानी इवन जो बंदा, मेरे ख्याल 4 दिन पहले उसका एस्ट्रोनॉमी का पता चला होगा
कि जी एस्ट्रोनॉमी भी एक नॉलेज है एंड देन दिस एंड दैट, वो पहला जो लफ्ज़ सीखेगा ना, मेरा ख्याल है जी वो कभी चांद के बारे में सवाल नहीं करेगा, सूरज के बारे में सवाल नहीं करेगा, कभी वो प्लैनेट्स के बारे में सवाल नहीं करेगा, सीधा उसका पहला सवाल होगा ब्लैक होल क्या चीज़ है एंड व्हाट इज़ अ ब्लैक होल। जबकि ब्लैक होल्स जो हैं या ब्लैक होल का जो टॉपिक है ये एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की लिमिट्स पर है। पहले ये बात समझ लें कि एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंटरमिंगल्ड हैं, साथ साथ चलते हैं, ये टॉपिक इन दोनों सब्जेक्ट्स की बिल्कुल इसके एज पर है, ये बिल्कुल उसका एंड है। एंड का मतलब क्या है, लाइक इधर तक पहुंचने के लिए, इवन इस पे बात करने के लिए आपके पास फिजिक्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, फिर कहीं जाकर आप इसको समझ पाएंगे और इस पे बात कर सकेंगे। तो मैं ब्लैक होल्स पे बिल्कुल हम बात तो करेंगे, लेकिन बिल्कुल आज शुरू से ही हम ब्लैक होल के ऊपर बात नहीं करेंगे। जिस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लैक होल समझ में आ सके, पहले हम उस पर बात करेंगे। और डेफिनेटली वो चीज़ क्या है, जैसे ही आप ब्लैक होल का नाम लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आनी चाहिए और आती है वो है ग्रेविटी। तो पहले हम थोड़ी सी ग्रेविटी के हवाले से आज हमने बात करनी है और ग्रेविटी को समझना है। और मैं ये नोट करता हूँ क्योंकि जो ग्रुप्स हैं हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और फेसबुक ग्रुप्स, उस पर बहुत कई हज़ार लोग सवाल जवाब कर रहे होते हैं और कमेंट्स करते हैं, और मैं ये फील कर रहा होता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स से लेकर और आम लोगों तक ग्रेविटी को बहुत अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते नहीं है कि ग्रेविटी क्या चीज़ है और ये कैसे असर करती है। कुछ ऐसे सवाल अजीबो गरीब किस्म के आते हैं। तो आज मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि ग्रेविटी क्या चीज़ है और फिर वहां से हम आस्ता आस्ता अपना सफ़र ब्लैक होल्स की तरफ लेके जाएंगे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है कि हमने एक प्लान तो बनाया होता है कि जी हम 5 लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू करेंगे, लेकिन कोई पता नहीं है कि ये लेक्चर सीरीज़ शायद आगे चली जाए या कहाँ तक जाकर ख़त्म होती है, इसलिए इसका कोई एंड का हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। चलें जी, बहरहाल बात शुरू करते हैं। ये याद रखें कि सबसे पहली फोर्स जो हमें फील होती है जैसे ही हम होश में आते हैं, इंसान जब होश में आया सबसे पहले, छोटा था बड़ा हुआ, सबसे पहली चीज़ जो उसको फील होती है वो ग्रेविटी है। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है और यही वो ग्रेविटी है कि जिसकी वजह से आपने बचपन में मारें भी खाई हैं। जब आप गिर जाते हैं तो ग्रेविटी आपको गिराती है और फिर घर आके अम्मी आपको डांटती हैं कि जी कपड़े ख़राब कर दिए। सो बेसिकली आपने जितनी मारें खाई हैं उसमें से मोस्टली जिम्मेदार उसकी ग्रेविटी है। ठीक है, आप बचपन में अगर ये बात समझ जाते तो आप अम्मी से कह सकते थे जी मैं नहीं गिरा, वो ग्रेविटी ने मुझे खींचे नीचे की तरफ। तो शायद अम्मी बात मान लेती या पता नहीं मानती, मैं कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल कोशिश की जा सकती थी। और ग्रेविटी जो है वो एक ऐसी फोर्स है नेचर में जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। पूरी कायनात के ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आप देखते हैं उसके लिए ग्रेविटी जिम्मेदार है। प्लैनेट्स सन के गिर्द क्यों घूम रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। मून जमीन के गिर्द क्यों घूम रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हमारे हाथ में जो चीजें हैं ये जमीन की तरफ गिर क्यों जाती हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। गैलेक्सीज क्यों हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो पूरी यूनिवर्स में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यूनिवर्स का है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी है। और बड़े मजे की बात यह है कि इसके बारे में सबसे कम इंफॉर्मेशन है फिजिक्स में, यानी हाँ जी। और बिल्कुल जी, बच्ची ने जो ग्लास तोड़ा वो भी बच्ची का कसूर नहीं, ग्रेविटी का कसूर है, तो बच्ची पे नाराज नहीं होना है आपने। अच्छा, सबसे कम इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ग्रेविटी के बारे में है। ये बात तवज्जो से सुनना जी, बड़ी जबरदस्त 2-4 बातें आपसे शेयर करूंगा आज ग्रेविटी के हवाले से, यानी अर्थ क्यों चीजों को पुल करती है और कोई भी चीज क्यों दूसरी चीज को पुल करती है। अच्छा, अब यहां से हम बात को शुरू करते हैं। सो ग्रेविटी, पहली बात तो ये है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। किसी भी चीज की ग्रेविटी किसकी वजह से है? उसके मास की वजह से। अब अगर आप इस बात को समझ जाएं तो फिर आप अगला सवाल कभी भी ये नहीं करेंगे कि क्या मून की ग्रेविटी है, क्या मार्स की ग्रेविटी है, क्या फलां चीज की ग्रेविटी है, क्या फलां चीज की ग्रेविटी है, और मैं बड़ा हैरान होता हूं ये सुनकर। इवन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जब उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, अच्छा ये सवाल अक्सर ये स्टूडेंट्स करते हैं, एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा
कि जी मून जो है उस पर तो ग्रेविटी नहीं है, तो अर्थ पे क्यों है? अच्छा, मैंने एकदम उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपसे किसने कहा है कि मून पे ग्रेविटी नहीं है? वो जी हमारी टीचर ने कहा है। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा वो टीचर को भी बुलाएं और अपने साथ क्लास में इधर पीछे बिठा लें, तो उसको भी पता चले कि ग्रेविटी क्यों होती है। सो ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ द मास। अर्थ जो है, प्लैनेट अर्थ, क्या उसका मास नहीं है? है, डेफिनेटली। मैटर तो भरा हुआ है ना उसके अंदर, मास तो है। लिहाजा ग्रेविटी जो है वो हर उस चीज की होगी जिसका मास है। और सुनते जाना जी तवज्जो से। सो अर्थ हर चीज को अपनी तरफ पुल करेगी बिकॉज ऑफ इट्स मास, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। मास क्रिएट्स ग्रेविटी। एंड डेफिनेटली अर्थ की निस्बत मून छोटा है, अर्थ की निस्बत मून का साइज बहुत कम है। तो मून की ग्रेविटी है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन अर्थ की निस्बत बहुत ज्यादा वीक है, बहुत कम है ग्रेविटी। ठीक है जी। अच्छा, अब मून और अर्थ की जो ग्रेविटी है, इन दोनों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जो है वो सन की है, क्योंकि इन दोनों से कहीं बड़ा साइज वो हमारे सन का है। और सन की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको अर्थ की ग्रेविटी के साथ आप अगर मैच करेंगे तो मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि देयर इज नो मैच। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जो है वो सन की है। तो इन तीन ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटीज मुख्तलिफ क्यों हैं? क्या फर्क है तीनों ऑब्जेक्ट्स में? तो किस चीज का फर्क है? तीनों ऑब्जेक्ट्स में फर्क है मास का। और मास का मतलब है किसी चीज के अंदर मौजूद मैटर। तो जिस चीज के अंदर मैटर ज्यादा भरा हुआ होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा जी, दूसरी बात की तरफ चलते हैं। यह बात तो मेरा ख्याल है कि जी मैंने वाज़ेह कर दी। दूसरी बात, ग्रेविटी जो है इसका पहला फॉर्मूला, ग्रेविटी के हवाले से पहला फॉर्मूला न्यूटन ने हमें दिया है। और न्यूटन कहता है कि जी हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला जो है वो ये है। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है। हर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटी। जो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं दोनों चीजें, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? व्हाट इज दिस m1? ये पहले ऑब्जेक्ट का मास है। अच्छा, m2 क्या चीज है? ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। और r क्या चीज है? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है। सो डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट विच इज m2। और r क्या चीज है? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है। और दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक दूसरे को पुल करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के। यहां पर मैंने m1 गलती से लिखा है, इसको m2 कर लें। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के, यानी जितने ऑब्जेक्ट के मैसेस ज्यादा होंगे उतनी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। बहुत तवज्जो रखना जी। और मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बगैर इस चीज को एक्सप्लेन जुबानी नहीं कर सकता। तो ये बहुत मेरी मजबूरी है कि मैं इक्वेशंस की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जरा सुनते जाना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स, सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, और वो एक दूसरे के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ये उस पे लगा रहा है, वो इस पे लगा रहा है, याद रखना दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। और फर्ज कर लें कि फिलहाल दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर का दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। आप ऐसा करें, मासेस को ना छेड़ें, मासेस को ऐसे ही रहने दें और डिस्टेंस को 1 मीटर से बढ़ा के कर दें 2 मीटर, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? जब यहां r की जगह आपने 1 पुट किया था तो फोर्स की ओवरऑल वैल्यू आई थी आपके पास 100, लेकिन जब आप r की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। इसका मतलब है पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड होगी एंड द फोर्स विल बिकम 25 न्यूटन्स। और अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कर दें 3 मीटर्स,
तो यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप 100 न्यूटन्स की फोर्स को जो पहले थी उसको आप 9 के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जब आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे सो द फोर्स विल बिकम 11 पॉइंट समथिंग न्यूटन्स। अब आपने गौर किया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ग्रेविटी रैपिडली डिक्रीज होती है, एकदम नीचे जाती है। लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, लेकिन फिर उससे ज्यादा मजीद वो वीक नहीं होती। जितना उसने वीक होना था वो अचानक हो गई, उसके बाद ज्यादा वीक नहीं होती। अगर आप यहां 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर 25 है, तो आप 100 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप यहां पे 6 पुट करें तो 6 का स्क्वायर 36 है। 7 पुट करें, 7 का स्क्वायर जो है 49 है। लिहाजा जो भी फोर्स की वैल्यू आपके पास आएगी वो बहुत कम हो जाएगी, बट देन ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो चीजों के दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाए, और ये मैं ग्राफ भी यहां बना के आपको समझाता हूं। आर का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दी फोर्स। सो द ग्राफ गोज लाइक दिस। ये सारी बात आप समझेंगे तो आपको एस्ट्रोनॉमी की 90% बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वो जो आप हर रोज सवाल कर रहे होते हैं ना, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे कैसे होता है, वो वैसे कैसे होता है, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी अगर आप ये वाला पॉइंट समझ जाएंगे। सो दैट मीन्स जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी शुरू में रैपिडली डिक्रीज होती है और उसके बाद वीक होकर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। हर वो चीज जिसके अंदर इनवर्स स्केयर नेचर है वो ऐसी ही है। एनीथिंग विच इज इनवर्स स्केयर इन नेचर। तो इसीलिए पिछले दिनों एक हमारे जो मेंबर हैं फेसबुक पे, उन्होंने एक सवाल किया था कि जी मून की ग्रेविटी बहुत वीक है, इतनी वीक है कि एस्ट्रोनॉट्स उसके ऊपर ठीक तरीके से चल भी नहीं सकते, लेकिन यहां हमारे समुद्रों को भी छेड़ती है, पानी को भी खींचती है, ये कैसे हो सकता है? तो बात ये है, इसका जवाब मैंने आज आपको दे दिया कि ग्रेविटी वीक हो जाती है बट जान नहीं छोड़ती, दूर तक असर करती है। लिहाजा चांद की ग्रेविटी बेशक उसके करीब भी वीक है लेकिन असर दूर तक रखेगी, यह बात आपने जहन में रखनी है। इसी तरीके से सन की ग्रेविटी जैसे जैसे आप सन से दूर हटते हैं वो वीक होती चली जाती है, बट देन ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने के बाद वीक एंड देन कांस्टेंट, वीक एंड कांस्टेंट दूर तक असर करती है, इतनी दूर तक कि सन की ग्रेविटी 2 लाइट ईयर्स तक जो कुछ भी है वो सन के गिर्द घूमने पर मजबूर है। तो ये यहां पर मैंने ये पॉइंट वाजे किया कि ग्रेविटी जो है वो इनवर्स स्केयर है। यानी मैं रिपीट कर दूं बात, फिर अगले पॉइंट की तरफ जाने लगा हूं, बहुत तवज्जो रखना। यानी ग्रेविटी जो है वो क्या है? रैपिड डिक्रीज इन द बिगिनिंग एंड देन बिकम्स वीक एंड कांस्टेंट। बस ये बात जहन में रखें। तो अगली बात की तरफ मैं जाता हूं। अच्छा जी, दूसरी बात, क्या ग्रेविटी सिर्फ मास पे डिपेंडेंट है? किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है बस सिर्फ ग्रेविटी उस पर डिपेंडेंट है? एक दफा दोबारा इस बात को सुन लें तवज्जो से। यानी जमीन की जो ग्रेविटी है, जमीन की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो जमीन के मास पे डिपेंडेंट है? तो इसका जवाब है जी यस, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं। और कौन से फैक्टर्स हैं ये देखना जी। सो दिस इज अर्थ, जमीन की सरफेस पर आप खड़े हैं और आपको जमीन अपनी तरफ पुल कर रही है। अब मैं आपको ग्रेविटी की कोई वैल्यू नहीं बता सकता, ठीक है? मैं आपको ग्रेविटी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं बता सकता कि ग्रेविटी 15 है या ग्रेविटी 20 है या ग्रेविटी 200 है। मैं आपको क्या चीज बताऊंगा? दैट इज स्मॉल जी। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को यहां से छोड़ूं तो वो चीज नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करने का मतलब है अपनी स्पीड को बढ़ाएगी। किस रेट से बढ़ाएगी उसको हम कहते हैं स्मॉल जी, एंड दैट इज नॉट ग्रेविटी
बट इट इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। यानी जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये इंडिकेट करेगी कि ग्रेविटी उतनी ज्यादा है। मैं रिपीट करूं अपनी बात, टेक्निकल बातें मैं मजबूर हूं, ग्रेविटी बगैर फिजिक्स की इक्वेशंस के समझ में नहीं आ सकती, ठीक है, इसलिए मैं मजबूर हूं कि मैंने सारी बातें करनी है। स्मॉल जी क्या चीज है? इट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी। लिहाजा इसकी यूनिट जो है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज एग्जैक्टली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इससे क्या पता चलता है कि मेरे हाथ से अगर ये मार्कर गिरेगा तो ये नीचे की तरफ 9.8 की वैल्यू से एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड इसकी हर सेकंड के बाद बढ़ती चली जाएगी। इस रेट से स्पीड बढ़ेगी, हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड में 9.8 का इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा जी, और जी जो है ये इंडिकेट करती है किस चीज को? दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। बस ये समझ लें कि जितनी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ ज्यादा है जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा है। अब मैं एक और फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा और उस फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि जमीन के सरफेस पे जो ग्रेविटी है या जमीन के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इधर तवज्जो रखना जी। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, दैट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पहले वाली इक्वेशन में भी था, इनटू एम ओवर आर स्क्वायर। आर क्या चीज है? अर्थ का रेडियस है। एम क्या चीज है? अर्थ का मास है। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं इस इक्वेशन को समझाने लगा हूं और बस बात को वहां पर कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है मैंने। इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, बेसिकली ग्रेविटी की नहीं, जो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जमीन के मास पे एज वेल एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब है कि अगर जमीन का मास जितना आज है वो उतना ही रहे लेकिन जमीन का साइज छोटा होता चला जाए तो उसकी जो सरफेस होगी, जो नई सरफेस होगी, वहां ग्रेविटी पहले से स्ट्रांग होती चली जाएगी। सो अगर जमीन का मास सेम रहे लेकिन आप जमीन को कंप्रेस कर दें और कंप्रेस कर दें और कंप्रेस कर दें तो जहां जमीन की सरफेस अब होगी वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी की जो स्ट्रेंथ है वो पहले से ज्यादा होगी। तो यह बात बहुत जरूरी थी जानना क्योंकि ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन ऐसी होती है, ठीक है। ब्लैक होल्स की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें यही पैरामीटर्स यूज होते हैं। एक दफा दोबारा सुन लें, जमीन का जो मास है, जमीन के अंदर जो मैटर फील्ड है, अगर वो उतना ही रहे लेकिन जमीन का रेडियस आधा हो जाए तो अब जो जमीन की नई सरफेस होगी वहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा होगी। और अगर जमीन का रेडियस 1/4 हो जाए तो अब जो जमीन की सरफेस होगी उस पर ग्रेविटी पहले से और ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मास इन्वॉल्व नहीं है, उस चीज का साइज भी इन्वॉल्व है। और अब मैं अगर ये बात समझा चुका हूं तो मैं अब मजीद आगे बढ़ने लगा हूं। बहुत बहुत तवज्जो रखना जी, बहुत तवज्जो रखना। 2 पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। पहला पॉइंट एक दफा रिवाइज कर दूं कि मैंने आपको क्या बताया। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? ग्रेविटी वीक है, वो पैदा होते ही वीक है, स्टार्ट में ही वीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को दूर करते हैं ये और ड्रॉप होती है और ड्रॉप रैपिडली होती है, बट देन बिकम्स वीक एंड कांस्टेंट और दूर तक असर रखती है। तो ग्रेविटी वीक और लॉन्ग रेंज है। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी वो पैदा कर रहा है वो उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके साइज पे भी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट श्रिंक होगा, अगर हो, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट श्रिंक हो, लेकिन किसी वजह से अगर ऑब्जेक्ट को आप श्रिंक करेंगे या होने देंगे, सो द सेम मास विल फिट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज, इट्स ग्रेविटी विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। ये हो गई जनाब बातें जो अभी तक मैंने कर दी। अब अगली बात की तरफ जाने लगा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत तवज्जो से सुनना। और मैं एक मरतबा फिर माजरत करूंगा कि मैं फिजिक्स और मैथ्स का सहारा ले रहा हूं, हालांकि हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे थोड़ा सा मुश्किल फील कर रहे हों, लेकिन कुछ चीज़ें उनका गुजारा ही नहीं है इन 2 चीज़ों के बगैर, ठीक है। बहुत मेरी मजबूरी है, मैं जहां मुमकिन होगा अवॉइड करूंगा इक्वेशंस को, लेकिन
मजबूरी है जी मेरी। अब अगली बात सुनना। नाउ सपोज ये है जी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ है, सन है, कोई भी चीज है। अगर आप इसकी सरफेस से थोड़े फासले पे चले जाएं ऊपर और यहां जाकर किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है जी, अर्थ से कोई 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, या आप सन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर चले जाएं और वहां जाकर आप एक ऑब्जेक्ट को रख दें, क्या होगा? if you will place the object there and you will leave it, what will happen? Obviously अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर लेगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। और सन के करीब भी अगर आप किसी चीज को रख के छोड़ेंगे तो वो सन भी उस चीज को खींच लेगा। बट देन वी हैव अनदर सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन क्या है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में अर्थ की सरफेस के साथ पैरेलल धक्का दे दें, राइट, अर्थ की सरफेस के साथ पैरेलल हम इसको पुश कर दें विद सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी की खास वैल्यू है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर दें अर्थ की सरफेस के साथ पैरेलल, और वो वैल्यू बिल्कुल 100% मीट होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, देन ऑल्दो द अर्थ विल कीप पुलिंग इट, इसको खींचती रहेगी जमीन, लेकिन ये जमीन के ऊपर गिरेगा नहीं, बल्कि जमीन के आसपास घूमना शुरू कर देगा, जमीन का राउंड करना शुरू कर देगा। सो द ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू ऑर्बिट, यानी जमीन उसको खींच अभी भी रही है, इसमें आप ये ना समझना कि जमीन उसको खींच नहीं रही, लेकिन वो गिरने से बचने के लिए जमीन के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। सो दैट इज अ वे, दैट इज अ मेथड कि आप जमीन की ग्रेविटी को जाहिरी तौर पर अवॉइड कर सकते हैं बाय रिवॉल्विंग अराउंड इट। और ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाइट। आप कितनी हाइट पे ऑर्बिट बनाना चाहते हैं, हर हाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मुख्तलिफ है, ठीक है, फिक्स नहीं है। अगर तो आप जमीन से 400 किलोमीटर की हाइट पर हैं तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकंड देनी पड़ती है। 400 किलोमीटर की हाइट पर अगर आप ऑर्बिट करना चाहते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज 26,000 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप जमीन से इतनी दूर चले गए हैं जितना दूर हमारा चांद है, हमारा मून है, तो उधर जाकर ऑर्बिटल वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, वेरी क्लोज टू 3600 किलोमीटर्स पर आवर, और इतनी ही रफ्तार से मून जमीन के गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप जमीन से दूर जाते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिमांड कम होती चली जाती है, एंड द थिंग, अगर उसने जमीन पे गिरना नहीं है और ऑर्बिट करना है तो उसको उस वेलोसिटी को फॉलो करना पड़ता है। और इसके साथ साथ एक दूसरी वैल्यू की तरफ मैं जाने लगा हूं। एक मैंने आपको वैल्यू कही ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक दूसरी वैल्यू की तरफ जाने लगा हूं जी। बिल्कुल तवज्जो से सुनना, इधर देखना जी, तवज्जो से सुनाओ। वंस अगेन, हम जमीन से 400 किलोमीटर के फासले पर हैं सपोज, और मुझे कोई कहता है कि जी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में डालो। मैं ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में डालूंगा, कितनी रफ्तार दूंगा? अभी मैंने आपसे कहा 400 किलोमीटर की हाइट पर मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी है 8 किलोमीटर पर सेकंड, एंड द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। अगर मैंने इससे कम वेलोसिटी कर दी तो इसका पाथ स्पाइरल बनेगा और ये जमीन पे गिर जाएगा। 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी पे ये जमीन पे गिर जाएगा। और अगर मैंने 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी इसको दे दी, अब ये पॉइंट सुनना जी, ये सुनना पॉइंट, 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी रखी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम रखी और 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा रखी, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? दूर चला जाएगा, लेकिन वापस आएगा और जमीन के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा। यानी मैंने इसको कितनी वेलोसिटी दी? 8 से ज्यादा, 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम, तो क्या करेगा? जमीन के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। और अगर मैंने इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, इसको कहते हैं
दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, और ये एस्केप वेलोसिटी इसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल के ले जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन के गिर्द घुमाना चाहते हैं तो एक सर्टेन स्पीड देनी पड़ेगी, और अगर जमीन की ग्रेविटी से ऑल टुगेदर निकाल देना चाहते हैं तो भी उसको एक सर्टेन स्पीड देनी पड़ेगी। सो देयर आर टू वैल्यूज, वन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, द अदर वन इज एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। और किसी भी हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन मैं यहां पे लिखने लगा हूं। एस्केप वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज 1.4 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रिलेशन याद रखें, यानी किसी भी हाइट पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिमांड है, यानी जो डिमांड है कि जी जमीन के गिर्द घूमना है तो इतनी रफ्तार चाहिए, उस वैल्यू को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसी हाइट पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाती है। सो दैट इज इट, दैट मीन्स कि मैं अपनी बात को यहां तक समझा पाया हूं कि जमीन की सरफेस या जमीन की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर अगर आप चले जाएं, अच्छा जमीन की सरफेस पे या थोड़ा सा ऊपर ग्रेविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप जमीन की सरफेस पे हैं या थोड़ा सा ऊपर चले गए तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर आपने ऑल टुगेदर एस्केप कर जाना है तो आपको चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के 1.4 टाइम्स के इक्वल है। और अगर अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको मैं अप्लाई करता हूं मजीद अपनी जो मेन बात है उसके ऊपर। अब फर्ज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और किसी वजह से वो श्रिंक होता है। अच्छा, बार बार मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसी वजह से ऑब्जेक्ट श्रिंक होता है, क्योंकि ब्लैक होल्स का ताल्लुक ही श्रिंकिंग के साथ है। तो जब मैं इंशाल्लाह ब्लैक होल्स को स्टार्ट करूंगा प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा कि जी ये जो इशू है ये मैं क्यों आपको समझा रहा था। जैसे ही ऑब्जेक्ट श्रिंक होगा, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड करती है और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। सो सेम ऑब्जेक्ट का मास जब छोटे से छोटे रेडियस में फिट होता चला जाएगा, सो ऑब्जेक्ट श्रिंक होके इतना हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट श्रिंक होके छोटा सा हो गया तो तवज्जो रखना जी, इसका मतलब यह है कि उसकी ग्रेविटी इंतहाई स्ट्रांग हो गई बनिस्बत उस वक्त के जब वो बड़ा था। श्रिंक होने से उसके गिर्द ग्रेविटी स्ट्रांग हो गई। यस, ग्रेविटी स्ट्रांग हो गई। क्या ये स्ट्रांग ग्रेविटी हर चीज को खींच लेगी अपनी तरफ? क्या ये स्ट्रांग ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींच ले? दैट इज अनदर मिसकॉन्सेप्शन, रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट द ब्लैक होल्स। ये जी ब्लैक होल्स की तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वो हर चीज को खा जाते हैं। नहीं, सुने मेरी बात, ब्लैक होल को छोड़ें, अच्छा छोड़ें ब्लैक होल को, फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है जो अब बन गया है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, समहाउ श्रिंक होता 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 इतना सा हो गया, इसके गिर्द बहुत स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड बन गई है। क्या ये हर चीज को खा लेगा? नहीं, नहीं खाएगा। आप उन्हीं दोनों बातों को ज़हन में रखें। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिमांड को पूरा करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमते रहेंगे, आप इसमें गिरेंगे नहीं। और अगर आप एस्केप वेलोसिटी की डिमांड को पूरा करेंगे तो आप इसकी ग्रेविटी से बाहर जा सकते हैं। तो इसमें ग्रेविटी के स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि आपने लाजमी गिरी जाना है उस चीज के अंदर। आप उस स्ट्रांग ग्रेविटी वाले छोटे से ऑब्जेक्ट के गिर्द भी घूम सकते हैं और उसकी ग्रेविटी में से एस्केप भी कर सकते हैं अगर आप वैल्यूज को फुलफिल करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो हां, फिर आप उसके अंदर गिर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक स्ट्रांग ग्रेविटी आपको अपने अंदर खींचे, वीक ग्रेविटी भी खींच सकती है अगर आप ऑर्बिट में नहीं होंगे या एस्केप वेलोसिटी की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई और मैं आपको समझा पाया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या क्या चीजें हैं, तो मैं अगली बात करने लगा हूं। फर्ज कर लें जी, एक कैलकुलेशन है, मैं आपके सामने कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता, मैंने ऑलरेडी कर ली है, मैं आपको रिजल्ट्स बताने लगा हूं। चलें जी, वापस हम आ जाते हैं अर्थ की तरफ, जो प्लैनेट अर्थ है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। फिलहाल अगर आप प्लैनेट अर्थ की सरफेस के बहुत करीब हैं
जुमला सुनना जी, प्लैनेट अर्थ की सरफेस के करीब हैं, ठीक है। करीब से क्या मुराद है? प्लैनेट अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है, 100 किलोमीटर, करीब ही कहलाता है। इतने बड़े प्लैनेट की सरफेस से 50-100 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप जमीन के गिर्द अगर ऑर्बिट करना चाहते हैं तो आपको 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, और अगर आप बिल्कुल ऑल टुगेदर जमीन को छोड़ के जाना चाहते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की आपको स्पीड चाहिए। लेकिन अगर यही अर्थ, प्लैनेट अर्थ जो है, अगर प्लैनेट अर्थ जो है इसको आप इतना श्रिंक कर दें, या किसी वजह से इतनी श्रिंक हो जाए कि इसका साइज, अच्छा इस वक्त अर्थ का साइज कितना है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट अर्थ? इट इज 12,680 किलोमीटर्स, 12,680 किलोमीटर्स, दैट इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट अर्थ। अगर अर्थ श्रिंक होते 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 1 इंच की हो जाए, अच्छा अब मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि कोई क्यों ऐसा करेगा, अर्थ को 1 इंच का क्यों कोई श्रिंक कोई चीज करेगी, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर अर्थ 1 इंच की हो जाए, इसका डायमीटर 1 इंच हो जाए, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसकी एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा हो जाएगी। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब किसी चीज की एस्केप वेलोसिटी, डेफिनेशन बताने लगा हूं जी, एंड पे हूं, तकरीबन लेक्चर एंड पे है, सुनना। जब किसी चीज की एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ जाए, सो टेक्निकली दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स अ ब्लैक होल। इसका मतलब यह है, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू मैंने लिखी है लाइट की स्पीड है, ठीक है। यानी आपको उस चीज की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चलना पड़ेगा, और यह मुमकिन नहीं है। याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, नो ऑब्जेक्ट कैन टच दिस वैल्यू और सरपास दिस वैल्यू। दिस इज रिलेटिविटी, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लिहाजा अगर नॉट इवन लाइट इटसेल्फ, राइट, कोई चीज भी इस वैल्यू से ज्यादा तेज नहीं चल सकती है। ये लाइट जो है ना जी, लाइट, ये उसी के पास ये इजाजत है कि वो इस वैल्यू को टच कर ले, इससे ज्यादा तेज वो भी नहीं चल सकती है। तो अगर जमीन को आप श्रिंक करते चले जाएं और जमीन को श्रिंक करते करते 1 इंच का बना दें, तो इसकी ग्रेविटी से कोई चीज एस्केप नहीं कर सकेगी, नॉट इवन लाइट। और जब लाइट किसी चीज से टकरा के वापस ही नहीं आएगी, तो वो चीज आपको नजर कैसे आएगी? एंड दैट ऑब्जेक्ट टेक्निकली इज ब्लैक होल। सो व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल इज समथिंग विच इज वेरी वेरी स्मॉल मे बी, और उसके अंदर क्या है का हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन आए तो कुछ पता चले ना कि वो क्या चीज है। सो व्हाट इज इनसाइड दैट रीजन, वी डोंट नो दैट, एंड वी आर स्टिल फिगरिंग आउट दैट। कोशिश कर रहे हैं कि हम फिगर आउट करें कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, मैटर किस शक्ल में, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात ये कंफर्म है कि उसकी कोई इंफॉर्मेशन हम तक नहीं आती, यानी वहां से लाइट भी टकरा कर वापस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो चुकी होती है। सो दैट इज टेक्निकली अ ब्लैक होल। बट हियर द क्वेश्चन रिमेन्स कि जमीन को क्या चीज श्रिंक कर सकती है? तो जमीन को कोई चीज श्रिंक नहीं करेगी, ठीक है। इतना ज्यादा श्रिंक जमीन को कोई चीज नहीं कर सकती है, कोई चीज जमीन को इतना श्रिंक नहीं करेगी। लेकिन 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 आखिरी जुमला है आज का, लेकिन स्टार्स जो हैं, नाउ आई एम जंपिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स टू द स्टार्स जो हैं उनके अंदर ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो उनको श्रिंक कर सकती हैं। हमारा सन श्रिंक हो सकता है ड्यू टू सम फोर्सेस, वो मैं अगले दफा आपको समझाऊंगा। अर्थ के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो अगर किसी चीज में आप श्रिंकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो है स्टार्स। सो दैट मीन्स अ स्टार कैन बिकम अ ब्लैक होल बट अ प्लैनेट कैन नॉट बिकम अ ब्लैक होल। तो लिहाजा आप स्टार पे नजर रखेंगे कि स्टार जब श्रिंक होगा एंड देन इट विल बिकम अ ब्लैक होल, देन वो जो चीज बन गया है स्टार श्रिंक होकर,
क्या उसकी इस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है? अगर हो गई है, देन टेक्निकली इट इज़ अ ब्लैक होल। एंड व्हाट इज इनसाइड इट वी डोंट नो, बिकॉज लाइट भी जाकर उससे टकरा के वापस नहीं आ रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर क्या है? सो दैट इज इट। आज हम यहां पर अपनी बात को रोकेंगे जी। आई होप कि मैंने आपको ग्रेविटी समझाई है और ये समझाया है कि किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द ग्रेविटी स्ट्रांग या वीक होने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। यहीं से हम बात को आगे लेके चलेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर माजरत करूंगा जी आप सबसे, मेरी मजबूरी और टॉपिक की मजबूरी है कि इसके अंदर इक्वेशंस और मैथ्स का आना ज़रूरी है। और दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन a person liking something like I like stars, I like planets, मुझे चीज़ें पसंद हैं, और उस शख्स में फ़र्क जो इन चीज़ों को टेक्निकली लेके आगे जाएगा, फ़र्क आपको पता चल गया। प्लैनेट जुपिटर, सन एंड एवरीथिंग अपीयर्स ब्यूटिफुल, दैट इज इट, वो सबको खूबसूरत लगते हैं, बट what is happening inside them is all matter of physics and mathematics। तो वो मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी सीखना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा, हम मिलके इस मजबूरी में से गुजरेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आई स्टॉप हियर एंड आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। बेहतरीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह स्टार्ट लिया, बाकी में ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि फल्कियात में आते ही सबसे पहला सवाल अचानक से दाब दिया जाता है कि जी ब्लैक होल तो बताएंगे, ब्लैक होल क्या चीज़। ब्लैक होल से पहले बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आपने वेलोसिटी को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, अमेजिंग। मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स अभी सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा वो करीब करीब पहुँच चुके होंगे। इवन मेरा ख्याल है कि यहाँ बैठे तमाम लोग इस बात के भी करीब पहुँच चुके होंगे कि क्यों हमें ये समझना ज़रूरी था और नेक्स्ट अब हम किस चैप्टर पे जाने वाले हैं। तो अमेजिंग, बहुत मज़ा आया और यकीनन आप सबके सवालात आ रहे होंगे। सबसे पहले गौहर अली हैं हमारे साथ जो सवाल करना चाहते हैं। गौहर अली साहब, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, इस्लाम वालेकुम। सर बड़ा वालेकुम सलाम। सर बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था, मैंने दरमियान में ज्वाइन किया, लेकिन ये मैथ्स वाला जो आपने जिस तरह इसको डिफाइन किया मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जो मैंने थोड़ी बहुत मेरी नज़र से गुजरी, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा है जी तो हॉकिंग रेडिएशन हम कहते हैं कि ब्लैक होल्स में से इमिट करती है जी। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे वहाँ से स्कैन करती है और ये हॉकिंग रेडिएशन असल में है क्या चीज़, इस पर ज़रा बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं फिर ये कहूँगा जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जो है इसमें यहाँ तक पहुँचने में हमें टाइम लग जाएगा। टेक्निकली मैंने आपसे कहा ब्लैक होल से कोई चीज़ वापस नहीं आती, बट हॉकिंग रेडिएशन बिल्कुल है, और स्टीफन हॉकिंग ने इसको प्रिडिक्ट किया था और बाद में हमने इसको ऑब्जर्व भी किया है। यानी ब्लैक होल की इस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बावजूद भी इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स और कुछ रेडिएशंस इस्केप कर जाते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है उसमें एक प्रिंसिपल है, दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि जी बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू हम चीज़ों को जान नहीं सकते। तो उस प्रिंसिपल के तहत अगर एक चीज़ की एस्केप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब है, वो चीज़ बाहर नहीं भी आ सकती, देन अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें नहीं पता कि उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है, माइट लीक आउट ऑफ द ब्लैक होल, और ये एक्चुअली होता भी है। सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और मैं इंशाल्लाह इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर, लेकिन डेफिनेटली ये ऐसा है। जी, बहुत शुक्रिया गौहर अली। नाला शबीर, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी आपका बहुत अच्छा लेक्चर था माशाल्लाह। ग्रेविटी पर सर ग्रेजुएट लेवल पर भी इतना डीपली नहीं समझाया जाता जितना आज आपने एक्सप्लेन कर दिया। और थैंक सर यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी का बताया कि अगर किसी की ऑर्बिटल वेलोसिटी एक स्पेसिफिक हाइट पर कम या ज़्यादा हो जाए तो उसके ऑर्बिट जो है वो स्पाइरल हो जाते हैं या एलिप्टिकल हो जाते हैं। जी तो ये आई थिंक तब होगा जब इनकी वैल्यूज़ डिस्क्रीट होती होंगी, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ होंगी तो फिर तो अगर वो कम ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो हाइट पर मैनेज कर लेगा ना अपने ऑर्बिट को। तो इट मीन्स के जो ऑर्बिट्स हैं ये भी
क्वांटाइज होते हैं जैसे एटम के होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स? जी, थैंक यू वेरी मच जी। नहीं नहीं, एटम के सर्कुलर ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड नहीं है। आप कहीं भी ऑर्बिट बना सकते हैं, कितनी भी वेलोसिटी दे सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा कि इलिप्टिकल बनेगा। और आप इसी तरह अपने ऑर्बिट को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आपने किसी चीज को सर्कुलर ऑर्बिट में डाल दिया एंड देन यू डिसाइड कि नहीं इलिप्टिकल होना चाहिए, तो आप उसको वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, रॉकेट प्रोपल्जन से वेलोसिटी को बढ़ाते हैं एंड देन द ऑब्जेक्ट गोज इनटू इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड देन आप वापस उसको सर्कुलर भी कर सकते हैं। सो यू पॉइंट टू पॉइंट कीप ऑन चेंजिंग द वेलोसिटी और ऑर्बिट की शक्ल चेंज होती रहती है। तो ग्रेविटी में ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज नहीं है, वो सिर्फ एटम के अंदर है। इसी वजह से ये जो सोलर पार्कर प्रोब है ये सन के गिर्द हर दफा एक नए ऑर्बिट में चला जाता है। यानी आप उसको पहले वाले ऑर्बिट से निकालते हैं और एक नए ऑर्बिट में डालते हैं। इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि पार्कर प्रोब जो है कब से लॉन्च हुआ है, लेकिन सन के क्लोजेस्ट ये अब गया है। इसका मतलब है ईच टाइम its orbit was different and different and different and this time its orbit was so close to the sun। तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसको चेंज करते हैं, कंटिन्यूसली हम इसको चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच नायला शब्बीर। मोहम्मद आबिद जी, सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लास था, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने समझाया हमने कि ग्रेविटी जो है हर मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिस चीज़ की ग्रेविटी हो। जी। अब अगर हम फॉर एग्जांपल अर्थ को ही लेते हैं, अगर अर्थ को हम श्रिंक करें, इतना श्रिंक करें कि इसकी जो एस्केप वेलोसिटी हो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी इंक्रीज कर जाए। जी। अब अगर यहाँ पे लाइट आ जाता है ना अर्थ पे, तो लाइट जो है वो एक मासलेस पार्टिकल है, तो उसको तो फिर सर वापस जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे रुकना। अब बिल्कुल जी, आपका ये सवाल बिल्कुल 100% वैलिड है। और ये वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें यहाँ शक पैदा हुआ था कि चूंकि लाइट जो है वो भी ग्रेविटी से असर लेती है, ग्रेविटी उसको भी खींचती है, तो इससे हमें ये शक पैदा हुआ था कि न्यूटन का ये जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है ये कम सही नहीं है। यानी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स ही एक दूसरे को खींचेंगे, ये फॉर्मूला सही नहीं है। इसीलिए फिर हम दूसरी थ्योरी की तरफ गए ग्रेविटी की, जो कि मैं इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो ग्रेविटी की सेकंड थ्योरी है और उसमें फिर ये अलाउ होता है, उसमें अलाउ है कि एक मासलेस चीज़ के ऊपर भी ग्रेविटी असर करे। लेकिन हमने अब ये न्यूटन ने ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमें कब दिया है? लाइक 1660s और 1670s से ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। और कब तक इस फॉर्मूले को हम मानते रहे हैं? 1915 तक। लिहाजा आप इसमें ज़रा देख लें फ़र्क कितना है, तकरीबन कोई 350 साल से ज़्यादा का वक्त है कि हम ग्रेविटी को इसी तरह तस्लीम करते रहें कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट ही दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट को खींचेगा। बट देन जब लाइट को ग्रेविटी ने खींचना शुरू किया तब हमें शक पैदा हुआ। हमने कहा नहीं नहीं, मसला कुछ और है, हमने ग्रेविटी को ठीक तरीके से ना समझा है ना एक्सप्लेन किया है, एंड वी नीड अ न्यू थ्योरी। एंड देन आइंस्टाइन डेवलप्ड अ न्यू थ्योरी, और वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं आती, इवन के लाइट का मास नहीं है। यस, यू आर राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आबिद। और कोई सवाल करना चाहते हैं तो अटेंडेंस कीजिए। सैयद अहमद अब्बास साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं आप सवाल कीजिए प्लीज। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। बाकी साहब इंटरस्टेलर मूवी हर एस्ट्रोनॉमी की शौकीन की देखी हुई है जी हाँ। तो उसमें जब वो इवेंट होराइजन के करीब जाते हैं या दूसरे ऐसे प्लानट पे जो इवेंट होराइजन के करीब है तो वक्त भी वहाँ पे आहिस्ता हो जाता है जी। तो ह्यूमन बॉडी
जिस तरह उसकी बेटी वो एज्ड हो जाती है लेकिन वो जवान रहता है जी वक्त स्पीड ऑफ लाइट या ग्रेविटी से असरअंदाज तो होता ही रहता है स्पेस में, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन है उस पर किस तरह असरअंदाज होता है कि एक बंदा जवान ही रहे और दूसरी उसकी बेटी जो है वो एज्ड हो जाए। अच्छा जी, ये आपका सवाल जो है ना जी, ये असल में ये सवाल इस तरह है कि केमिकल रिएक्शंस या जो चीज़ भी आपके अराउंड हो रही है वो टाइम पे डिपेंड करती है। लाइक कोई केमिकल रिएक्शन तेज होगा या कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन स्लो या तेज होगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अगर टाइम चलना ही बंद कर दे तो वो केमिकल रिएक्शन अलग से नहीं चल सकता, वो उसने टाइम के साथ चलना है। जब टाइम ही नहीं चल रहा तो वो कहां से चलेगा? यानी आप यूं समझ लें कि जो कुछ भी आपके अराउंड हो रहा है वो ऐसे है जैसे मेरी राइटिंग्स और टाइम व्हाइट बोर्ड है। यानी मैं व्हाइट बोर्ड का मोहताज हूं, ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं लिख नहीं सकूंगा। लिहाजा जो कुछ भी है ये टाइम के व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। अगर टाइम का व्हाइट बोर्ड चाहेगा तो ये चीजें चलेंगी, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेंगी। टाइम तेज होगा तो ये चीजें तेज हो जाएंगी, टाइम स्लो होगा तो चीजें स्लो हो जाएंगी। सो ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है, ये इंशाल्लाह ये मैं इस पे आऊंगा। बट जब टाइम स्लो हो गया है तो आपके हर प्रोसेस में उसकी झलक नजर आना शुरू हो जाएगी, हर चीज स्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज टाइम से अलग नहीं है, हर चीज टाइम पे डिपेंडेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सईद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई सवाल करना चाहते हैं? हमारे पास 5 मिनट है अभी, हम 1 से 2 सवाल ले सकते हैं। तो सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, मैं नाम लेने वाली हूँ यासिर अली मलिक साहब का। जी यासिर साहब, क्या सवाल लेकर आए हैं आप? आपके नाम के साथ मुस्कुराहट जरूर आती है, क्या करें? ये मैं क्या कहूँ कि आप लोगों का दिया हुआ इतना सारा प्यार है कि आप हमारा नाम सुन के मुस्कुरा देते हो, और सर के चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसकी वजह से तो हमारी बस जान पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया जी, सो मच, थैंक यू जी। इतना ज़बरदस्त लेक्चर आपने दिया, हमारे इल्म में इजाफा हर बार की तरह आप करते रहे। वो कि मुझे मैथ से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन आपने जिन इक्वेशंस का नाम लिया, पहले तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम कर लूँ, आज मुझे लग गया कुछ समझ नहीं आने वाला, लेकिन आपने जिस तरह से समझाया मुझे भी समझ आ गया। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ही समझ आ गया, क्योंकि मैं मेरे से ज़्यादा और शायद मुश्किल से समझ आया। तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम। सर सवाल इतना को बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आती कि कैसे करूं। जैसे ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन होती है, तो सर ऐसा तरीका नहीं है कि कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि अगला इतवार ज़रा जल्दी आ जाए, हम आपका अगला लेक्चर ज़रा जल्दी सुन सकें। बस मेरा सवाल इतना सही है। इसका जवाब जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इसका जवाब सच्ची बात यह है कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम टाइम को जल्दी नहीं कर सकते। बार जल्दी आपके लिए तो आ जाए, बाकियों के लिए ना आए, तो हम ये कर सकते हैं कि किसी खास के लिए ये इंतज़ाम हो सकता है, बाकी मुस्तफ़ीद नहीं होंगे इससे। सो टाइम हर बंदे और हर सिचुएशन के साथ रिलेटिव है, ये भी रिलेटिविटी ने हमें समझाया है। तो हो तो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो इसका वादा नहीं है। तो शायद अगर इतवार को मैं जल्दी खींच के लाऊंगा तो शायद मेरा लेक्चर बस फिर आप ही सुनेंगे, बाकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी इतवार नहीं आई होगी, आपकी आ गई होगी। बस सर फिर हमें लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा। मजबूरी है जी। बाकियों के साथ हम फिजिक्स के लॉज को हम ज़्यादा नहीं छेड़ते। हाँ जी, ऐसे ही है कुछ। जी बिल्कुल यासिर साहब, फिजिकल लॉ को आप बिल्कुल ना छेड़ें। उसमें ये होगा कि हमें इंतज़ार की जो कैफियत है ना, वो अगर गुजर जाए और हर कुछ लम्हों बाद लेक्चर आने लगे तो शायद उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा जो इस 1 हफ्ते के इंतज़ार में होती है। बहुत तो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। और हमारे पास टाइम 3 मिनट है, अगर कोई बहुत मुख्तसर से सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। आप लोग लिख कर सवाल कर रहे हैं, मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन अगर आप कब लोग आई कुछ थी अभी? सवाल कर लें, टाइम बहुत कम है। कोई बात नहीं, आखिरी 2 मिनट। एक आखिरी सवाल बस लिखा है कि स्टार कैसे कन्वर्ट होता है ब्लैक होल में। तो बाकी सर, आप, मेरा ख्याल है कि ये अगले आने वाली सीरीज में
बहुत अच्छे से और बहुत तफसील से ही बताएंगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल जहमत नहीं दे रही सबको कि वो इसका जवाब इस वाले लेक्चर में दें, क्योंकि टाइम ये बिल्कुल नहीं है हमारे जी पास। जी बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में। मैंने जैसे थोड़ा सा बता दिया कि कोई ऐसी फोर्सेस होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकें, क्योंकि मास जब छोटी स्पेस में आता है तो ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो स्टार के अंदर ऐसी फोर्सेस होती हैं जो ये कर सकती हैं, प्लैनेट्स में तो नहीं होती। तो वो कौन सी फोर्सेस हैं वो यकीनन अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम फिर सवालात रोकते हैं जी और बिल्कुल। इस बात का इत्मीनान हम कर लेते हैं, आप भी कीजिए शिराज साहब, कि हम श्रिंक नहीं होने वाले, यानी ज़मीन श्रिंक बिल्कुल नहीं होने वाली, नहीं जी इत्मीनान रखिए। तो बिल्कुल। आप अपने जो सवालात और हैं आप लोगों के, वो आप लोग फेसबुक पे, ग्रुप पर, व्हाट्सएप पे अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लें, हमें कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर लें, हम आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करवा देंगे। जरूर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आज आप लोग की तादाद भी बहुत थी, लगता है कि सारे के सारे ये जानने में बेकरार हैं कि आखिर ब्लैक होल तक हम कैसे पहुँचे, सही कैसे होगी ब्लैक होल तक इंशाल्लाह हमारी। इंशाल्लाह। तो बस टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है। जी, end हो इंशाल्लाह गया। अगले हफ्ते इसी वक्त, इसी वीक में, इसी लम्हे में हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो सबका बहुत शुक्रिया जी। बल्कि मैं इस बात का कायल हूँ कि आप ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपका शुक्रिया। क्योंकि अगर मैं अकेला दीवार की तरफ मुंह करके बोलता रहूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो सुनने वाले का शुक्रिया कि जी आपने कुछ हासिल किया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू पीपल। आप लोगों का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।